ईसुरी और चंदन जल्दी जल्दी घर के अंदर घुसे और अंदर उन्होंने देखा कि कोई भी आदमी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। एक आदमी का हाथ किसी की गर्दन पकड़ने को आगे बढ़ रहा है, किसी का हाथ कोई हथियार उठाया हुआ है। चंदन सब लोगों को ध्यान से देख रहा था और ये सब देखकर उसे समझ आ गया था कि कुछ देर पहले ईसुरी ने क्यों कहा था कि उसके नहीं रहने पर भी उसके बच्चे सुरक्षित ही होंगे। घर के सेवक भी पूरी तरह से बर्फ बने हुए खड़े और बैठे हुए थे। सिर्फ प्रयाण ही था जो घर के आंगन में चुपचाप बैठा ईसुरी के आने का इंतजार कर रहा था। अकेले प्रयाण को देखकर ईसुरी का मन घबरा गया और उसने जल्दी से पूछा, बेटा, यहां पर क्या हुआ था और तुम्हारे भाई बहन कहां हैं? ईसुरी के सवाल में बहुत सारी चिंता थी और उसे समझते ही प्रयाण ने जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सारे भाई बहन अंदर के कमरे में सो रहे हैं। प्रयाण के मुंह से यह बात सुनकर ईसुरी की सांस में सांस आई। उसने प्रयाण से कहा, ठीक है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। ईसुरी ने इतना कहने के बाद प्रयाण के हाथ से उस अंगूठी को ले लिया जिससे सब लोग बर्फ बने थे और उसके बाद प्रयाण सोने के लिए चला गया। प्रयाण के जाते ही ईसुरी ने अंगूठी को देखकर एक मंत्र पढ़ा और उसके घर के सेवक जाग गए। उन्हें देखकर ईसुरी ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग भी सोने जा सकते हो। सेवक मधुमती मालती को छोड़कर वो सातों लोग अभी भी बर्फ बने खड़े थे। मालती को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये क्या हुआ था। उसने ईसुरी से सवाल करते हुए कहा, ईसुरी जी, ये अभी क्या हुआ था? मालती ईसुरी के घर में सबसे कम शक्ति वाली इंसान थी। जब तक वो ईसुरी के घर नहीं आई थी तब तक तो वो एक सामान्य इंसान ही थी। शक्ति ना जागने की वजह से मालती को उसके माँ बाप ने वैश्यालय में बेच दिया था। इसलिए थोड़ी देर पहले तक मालती ने जो देखा था वो उसके लिए काफी नया था। ईसुरी ने मालती के सवाल का सामान्य उत्तर देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ था मालती, बस कुछ लोग घर के अंदर घुस आए थे। चलो अब जाकर सो जाओ तुम लोग। ईसुरी के सोने की बात को मालती मानने ही वाली थी कि तभी उसके मन में न जाने क्या बदला और उसने अजीब तरह से डरते हुए कहा, ईसुरी जी, मुझे आज बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं? मालती के ऐसे डरने की वजह से ईसुरी ने उससे हंसते हुए कहा, अरे तुम तो मेरे छोटे बच्चों से भी ज्यादा डरपोक हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ईसुरी ने भले ही मालती को हल्का सा डांटा था पर फिर भी उसे आज अपने साथ सोने के लिए हां बोल दिया था। चंदन ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था और कुछ देर के बाद वो मुस्कुराकर सोने के लिए चला गया। बाकी वो सातों हत्यारे ईसुरी के घर में बर्फ के पुतले बने खड़े थे। सब लोगों ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया था। मालती और ईसुरी आज एक साथ ही सो रहे थे और आज पहली बार मालती ईसुरी को किसी भी तरह से लुभा नहीं रही थी। वो जानती थी कि ईसुरी इस समय उसे शक्ति जगाना सिखा रहा है और वो खुद भी अपनी ताकत ईसुरी को लुभाने में नहीं खर्च कर सकती थी। ईसुरी के बिस्तर पर इस समय मालती सो रही थी और उसका शरीर ईसुरी से लगा हुआ ही था। ईसुरी के साथ होने की वजह से मालती को जल्दी ही नींद भी आ गई थी और उधर मधुमती आज बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान थी। आज उसका ईसुरी के साथ सोने का मौका जा चुका था। मधुमती को लग रहा था कि अगर पहले ही दिन वो अपने पिता जोगेश्वर की बात मान गई होती तो वो आज ईसुरी से शादी कर चुकी होती, पर उसकी उस दिन की गलती की वजह से पता नहीं कब तक ईसुरी का पीछा करना पड़ेगा। मधुमती ने मालती को भी बहुत हल्के में लिया था पर उसे पता नहीं था कि मालती वैश्यालय से थी और लुभाने में उसका कोई जवाब नहीं था। मधुमती को पूरी रात नींद नहीं आई थी और वो सुबह उठते ही सबसे पहले सामान लेने के लिए अपने पिता के घर चली गई थी। वहां पहुंचते ही उसने अपने पिता जोगेश्वर से कहा, पिताजी, जो सामान बचा हुआ था वो आ गया और वो बच्चे के तोहफे तैयार हो गए? मधुमती के सवाल खत्म होते तक जोगेश्वर ने सारा सामान ला दिया था। मधुमती को सामान देते हुए जोगेश्वर ने कहा, तुम्हारा बताया हुआ सब सामान तैयार हो चुका है। अब तुम्हें सारा सामान देकर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जोगेश्वर ने उसके बाद सारा सामान मधुमती के हवाले कर दिया। बहुत सारे नए कपड़े, खिलौने, कुछ खाने की अच्छी मिठाइयां, यहां तक कि उसमें बहुत कुछ बेशकीमती कपड़े भी थे। बच्चों के अलावा ईसुरी और मालती के लिए भी मधुमती ने कुछ तोहफे तैयार कर लिए थे। हालांकि मधुमती मालती से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, पर दिखावे के लिए वो मालती के लिए तोहफे खरीद रही थी। मधुमती सारा सामान इकट्ठा करके ईसुरी के घर के लिए निकल गई। इस बार एक तरह से मधुमती अपना पूरा कमरा खाली करके गई थी।
मधुमती के निकलते ही उसकी मां सुजाता दौड़ती हुई आई और अपने पति जोगेश्वर से सवाल करते हुए कहा, ये मधु अपना पूरा कमरा खाली करके क्यों गई है? क्या वो फिर से वापस नहीं आने वाली है? अपनी पत्नी के सवाल पर जोगेश्वर ने मन ही मन कुछ सोचा और कहा, आखिर अब वो किस लिए लौटकर यहाँ आएगी? अब वो किसी और की हो चुकी है और इस सब के लिए उसने और मैंने बहुत मेहनत की है। मधु सच में मेरी बहादुर और समझदार बेटी है। उसके फैसले हमेशा से सही रहे हैं। जोगेश्वर की जुबान से अपनी ही बेटी के लिए ऐसे शब्द सुनकर सुजाता का दिमाग खराब हो गया और उसने कुछ गुस्से में कहा, तुम अपनी बेटी को इस तरह से अकेले जाने दे रहे हो? एक अनजान आदमी के घर में आज तक उसके साथ किसी को भी नहीं भेजा है। तुम अपनी लड़की की शादी कर रहे हो या फिर उसे किसी के हाथों बेच रहे हो? जोगेश्वर की पत्नी अपनी बेटी के ऐसे हाल को देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी और इसीलिए वो इस तरह से जोगेश्वर के ऊपर चिल्ला रही थी। जोगेश्वर ने उसको आगे समझाते हुए कहा, देखो सुजाता, हम जिन परिवारों से आते हैं वहां पर सिर्फ पत्नी का दर्जा सब कुछ नहीं होता है। अगर ईश्वरी और मधु के बीच में ऐसे ही कोई रिश्ता बिना शादी के भी बनता है तो भी मधुमती इसमें काफी कुछ सीख सकती है और उसे ईश्वरी की पत्नी जैसी ही इज्जत मिलेगी। ईश्वरी की नाजायज पत्नी बनने में मधु का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही है। जोगेश्वर अपनी ही बेटी को लेकर ऐसी बात कर रहा था कि सुजाता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह दे। कोई पिता अपनी ही बेटी को लेकर ऐसी बात कैसे कर सकता था? सुजाता बस अपनी गुस्साई नजरों से जोगेश्वर को देख रही थी। उसके शब्द खत्म हो चुके थे। इधर मधुमती अपने पिता के घर से सामान लेकर ईश्वरी के घर पहुंच चुकी थी। जब तक मधुमती वहां पहुंची थी तब तक बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और वो हत्यारे जो रात में बर्फ के पुतले बने हुए थे उनका रामदयाल और बाकी लोगों ने ठिकाना लगा दिया था। आधे लोगों को तो पता भी नहीं चला था कि रात में इन लोगों ने बच्चों के ऊपर हमला किया था। मधुमती भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानती थी क्योंकि वो अपने कमरे में ही बर्फ बन गई थी और सुबह जल्दी उठते ही वो अपने घर चली गई थी। ईश्वरी के बड़े बेटे को मधुमती ने देखा और उसे कपड़े देते हुए कहा, अभी प्रयाण तुम अभ्यास मत करो और जाकर इन कपड़ों को पहन कर आओ और दिखाओ। मधुमती ने इतना कहने के बाद बाकी बच्चों को भी अपने पास बुला लिया और सबके सामने कहा, ठीक है, अब तुम लोग मेरे पास आओ और ये कपड़े पहनकर दिखाओ। और होमा बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ और अद्रिजा तुम्हारे लिए सुंदर चमकीले कपड़े भी लेकर आई हूँ और बालों में बांधने वाले फूल भी। तुम्हें बाल बांधने वाले फूल पसंद है ना? मधुमती की बातें सुनकर उन सब बच्चों का मन कर रहा था कि वो तुरंत उसके हाथ से वो सारा सामान ले ले, पर उसके पहले उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा और जैसे ही ईश्वरी ने आंखों से ही हामी भरी वैसे ही सब बच्चों ने मधुमती से अपना सामान ले लिया। बच्चों को कपड़े, खिलौने और मिठाई देने के बाद मधुमती मुस्कुराते हुए ईश्वरी के पास गई और थोड़ी शर्म के साथ सिर नीचे करके कहा, ईश्वरी जी, मैं आपके लिए भी कुछ सुंदर कपड़े सिलवा कर लाई थी, आप भी देख लीजिए ना। मधुमती की जुबान से अपने लिए कपड़ों की बात सुनकर ईश्वरी मुस्कुरा दिया और उसके हाथों से कपड़े ले लिए। मधुमती ईश्वरी को अच्छी लगती थी पर उसे कभी समझ नहीं आया था कि अच्छे लगने के बाद इंसान क्या करता है। ईश्वरी ने उसके हाथ से कपड़ा ले लिया और उसके बाद वहां से चला गया। ईश्वरी आज मधुमती की हरकत से गुस्सा नहीं हुआ था, इसलिए मधुमती खुश थी। उसकी खुशी के साथ मधुमती मालती के पास गई और उसे कपड़े देते हुए कहा, मालती जी, आपके लिए एक सुंदर साड़ी और एक हार लेकर आई हूं। मुझे लगता है कि ये हार आपके चेहरे की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ा देगा। मधुमती के हाथों से अपने लिए तोहफा पाकर मालती हैरान हो गई और उसने हैरानी के साथ थोड़ा धीरे से मधुमती से कहा, आप गलती कर रही हैं, मैं ईश्वरी जी की पत्नी नहीं होने वाली हूं, मैं तो बस उनकी एक सेविका हूं। मालती ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही मधुमती ने अपना सवाल किया और कहा, तो फिर ईश्वरी जी की पत्नी कौन होने वाली है? मधुमती और मालती दोनों ही अब ईश्वरी की पत्नी के बारे में जानने के लिए बेताब हो गए। मधुमती को नहीं पता था कि भला वो कौन है जिससे आज तक वो मिली भी नहीं है और ईश्वरी उसे पत्नी बनाने के लिए घर में रह रही दो दो औरतों की तरफ देख नहीं रहा था। खैर, मधुमती के व्यवहार को देखकर सब लोग ईश्वरी के घर में समझ गए थे कि मधुमती ईश्वरी के साथ किसी भी कीमत पर रहने को तैयार हो रही है और इसीलिए ही वो बच्चों को सामान देकर लुभा रही है। सब लोगों ने मधुमती को इस घर का हिस्सा मानना भी शुरू कर दिया था, पर मधुमती को अब बस उस औरत के बारे में जानना था जिसे उसने आज तक नहीं देखा था और ईश्वरी उसके आने का इंतजार कर रहा था।
मधुमती ने ईसुरी के बच्चों से भाविनी के बारे में जानने की कोशिश की, पर कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। यहां तक कि ईसुरी भी बस भाविनी का नाम ही जानता था। इसके आगे उसे कुछ नहीं पता था। मधुमती किसी भी कीमत पर भाविनी के बारे में जानना चाहती थी। क्या भाविनी के बारे में मधुमती को कोई कुछ बताएगा? मधुमती